Hi everyone, welcome to all नविंदा यूट्यूब चैनल. गुड इवनिंग टू ऑल. आज हम बात करेंगे पार्ट 2 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो साथ के साथ अपने आंसर देते चलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ताकि उनको भी साइकोलॉजी के या फिर जो आपका फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके. ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को, विलियम जेम्स को, विलियम वुंट को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड. विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को, या फिर हर्बर्ट को. तो किसे माना जाता है प्राचीन मनोविज्ञान का जनक? ये माना जाता है अरस्तु को. थर्ड ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, थॉर्नडाइक को, या फिर जेबी वॉटसन को. तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम वुंट को. ठीक है, अगर बात है मनोविज्ञान का जनक या फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, तो दोनों का राइट आंसर एक ही होगा, विलियम वुंट. आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस तरीके से. नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स, स्किनर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है विलियम जेम्स को. सेकेंड ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट है, प्राचीन शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट को, थॉर्नडाइक को, पावलोव को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. तो राइट आंसर है आपका हर्बर्ट. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. हर्बर्ट को प्राचीन शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है. नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जेबी वाटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव, या फिर ये सभी. तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक. अगर आपसे ये पूछे कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो भी थॉर्नडाइक आएगा. अगर आपसे सिर्फ ये पूछ ले कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो भी आपका थॉर्नडाइक ही होगा. सेकंड ऑप्शन इज राइट. ठीक है, नेक्स्ट है, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? बिहेवियरिज्म, थॉर्नडाइक, अरस्तु, प्लूटो, या फिर जेबी वॉटसन. तो व्यवहारवाद का जनक माना जाता है जेबी वॉटसन को. फोर्थ ऑप्शन इज राइट. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट है, बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुकारकीय सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, या फिर वर्दीमर ने. तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने. ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट है, सबसे पहले व्यक्तित्व पर बात करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने इंटेलिजेंसी पर, पर्सनैलिटी पर बात की थी. पर्सनैलिटी पर बात करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? हिप्पोक्रेटस, पावलोव, विलियम वुंट, या फिर जेबी वॉटसन. तो वो था फर्स्ट हिप्पोक्रेटस. हिप्पोक्रेटस ने पर्सनैलिटी वर्ड पर या फिर पर्सनैलिटी की जो डेफिनेशन दी थी, या फिर पर्सनैलिटी जो शब्द है, इसके बारे में सबसे पहले बात की थी हिप्पोक्रेटस ने. नेक्स्ट, किस आयु को प्रारंभिक विद्यालय अवस्था कहा गया है? 4 साल, 3 साल, 7 साल, या फिर 6 साल. जब बच्चे स्टार्टिंग में स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं, जब बच्चों को बोलते हैं ना कि प्ले स्कूल में जा रहे हैं, या फिर प्राइमरी स्कूल होता है, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था, जब बच्चे स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं, तो कौन सी एज होती है उनकी? 4 साल, 3 साल, 7 साल, या फिर 6 साल. तो मोस्टली स्टूडेंट्स आंसर देंगे इसका 3 साल, लेकिन 3 साल आंसर गलत है. आपका आंसर हो जाएगा 7 साल. 3 साल तो हमारे यहाँ पर है, जब बच्चे 3 साल के हो जाते हैं, 3.5 साल के, 4 साल के, हम बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं, एडमिशन उनका करा देते हैं. लेकिन जहाँ पर इन्होंने बताया कि बच्चों की प्रारंभिक अवस्था होगी, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था जो होगी, 7 साल जिसने बताया है, वहाँ पर जो सिचुएशन थी, वहाँ पर जो माहौल था बच्चों को स्कूल में भेजने का, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने थ्योरीज दी हैं. ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 साल. नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? वर्दीमर ने, कोहलर ने, कोफका ने, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. तो इसके जो जन्मदाता हैं वो थे वर्दीमर. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट.
कोलरकोफ्का ने सहयोग दिया था, लेकिन जो इसके जन्मदाता माने जाते हैं वो है वर्तिमर। ठीक है। नेक्स्ट, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? पेवलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर टोलमैन ने? तो थ्योरीज आपने पढ़ी होगी। जो थ्योरीज हैं किसका क्या क्या नाम है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सिनोनियम आपको पता होने चाहिए। तो ये किसने दी थी? ये दी थी पेवलोव ने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, पेवलोव ने अपना प्रयोग किस पशु पर किया था? एक्सपेरिमेंट किस पर किया था पेवलोव ने? कुत्ते पर, बिल्ली पर, कबूतर पर या फिर खरगोश पर? तो पेवलोव का पता है सबको, तो किया था डॉग पर। कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। कुत्ते को भूखा रखा था, सलाइवा कैसे आ रही है, कितने टाइम में सलाइवा छोड़ रहा है खाने को देखकर, तो ये सब एक्सपेरिमेंट किया था पेवलोव ने। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पशु पर किया था? कुत्ते पर, बिल्ली पर, कबूतर पर या फिर खरगोश पर? तो थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पर। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था ये? पेवलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलर ने? तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्किनर ने। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? 2 का, 4, 6 या 3? तो कितने प्रकार का होता है रीइंफोर्समेंट? ये होता है आपका 2 प्रकार का, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेक्स्ट है, जब किसी बच्चे या व्यक्ति को लगातार पुरस्कार पुनर्बलन दिया जाता है तो वह कौन सा पुनर्बलन होता है? बार बार हम उसको पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बार बार उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा वो? सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सतत पुनर्बलन, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। और ये जो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट दिया जाता है ये कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन सा पुनर्बलन अच्छा माना जाता है तो वो आ जाएगा आपका आंशिक पुनर्बलन, जो कभी कभी हम रिवॉर्ड देते हैं बच्चों को, तो वो अच्छा माना जाता है। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फर्स्ट सतत पुनर्बलन, जो लगातार दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के तत्व या फिर नियम नहीं है? फर्स्ट है आकृतिकरण, सेकंड है अनुक्रिया का सामान्यीकरण, थर्ड है श्रृंखलाबद्धता एंड फोर्थ है अभ्यास का नियम। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, अभ्यास का नियम इसमें नहीं है। अभ्यास का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, भूल या प्रयास का सिद्धांत भी जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। फर्स्ट है आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से, सेकंड है वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, थर्ड है औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना एंड फोर्थ है आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। बच्चे में जब सामाजिकरण या फिर जो समाज के जो तत्व होते हैं या फिर जो मूल्य आते हैं, मूल्य वैल्यूज़ को जो ग्रहण करता है बच्चा समाज में रहकर, वो एकदम नहीं आते हैं। प्रक्रिया चलती रहती है, धीरे धीरे चलती रहती है और टाइम लगता है इन बातों में, तुरंत नहीं आ जाती सब। नेक्स्ट है, आनुवांशिक को एक सामाजिक संरचना माना जाता है, कौन सी होती है? प्राथमिक, द्वितीय, गतिक या फिर स्थायिक? तो कौन सी होती है ये आनुवांशिकता? इसको प्राइमरी माना गया है। सबसे पहले हम हेरिडिटी को महत्व देते हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से शारीरिक गतिक बुद्धि किस में पाई जाती है? जो फिजिकल मोमेंट, जो इंटेलिजेंसी है वो किस में पाई जाती है? नर्तक में, डांसर में, खिलाड़ी में, जिम्नास्टिक में या फिर इन सभी में शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, इन सभी में शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। और ये जो बुद्धि बताई थी 9 तरह की जो बुद्धि है वो किसने बताई थी? गार्डनर ने बताई थी। और जो गार्डनर की जो बुद्धि है 9 तरह की, वो सबका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता के क्या कारण है? क्या कॉजेस है पॉवर्टी के? फर्स्ट है आर्थिक कारण, सेकंड है भौतिक कारण, थर्ड है अशिक्षा या फिर ये सभी निर्धनता के कारण हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ये सभी ही पॉवर्टी के रीज़न है। ठीक है, नेक्स्ट, किशोरों में तनाव के क्या कारण हैं? फर्स्ट पारिवारिक समस्या, सेकंड है बेरोजगारी, थर्ड है कुंठा और अकेलापन एंड फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो जो
एडोलेसेंस होते हैं, इनमें सभी में क्या तनाव का क्या कारण पाया जाता है, ये सारी ही चीज़ें होंगी। तो राइट आंसर जो आएगा आपका 4th, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है शिक्षा को बाल केंद्रित माना जाता है जब फर्स्ट है बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, सेकंड है बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति को प्राथमिकता दी जाती है, थर्ड है शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, एंड फोर्थ है पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि शिक्षा को बाल केंद्रित माना जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड माना जाता है एजुकेशन को। तो थर्ड एंड फोर्थ आपके ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है टीचर की, लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है स्टूडेंट्स के बारे में। तो फोर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम को हम नहीं मानकर चलेंगे सेंटर में। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है इसमें। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की जीवन में नाम, प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है। कोई व्यक्ति है और वो चाहता है कि मेरा नाम हो, मुझे सब जाने, मेरी प्रशंसा हो, तो इस तरह का जो अभिप्रेरक है वो कौन सा होगा? आंतरिक होगा, बाह्य होगा, दैहिक होगा या फिर मनोवैज्ञानिक होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंतरिक अभिप्रेरक होगा, क्योंकि वो खुद चाहता है, दूसरे नहीं चाहते। बाह्य हो जाएगा जब दूसरों के चाहने से वो करे, या फिर दूसरों के कहने पर करे, या फिर दूसरे ये चाहते हैं इसलिए वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो स्वयं चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, आंतरिक अभिप्रेरणा। ओके, फर्स्ट आंसर इज राइट। ओके, तो आज के लिए थे बस यही कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पार्ट 2 के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, ताकि सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें। और जितने भी यूट्यूब पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आपको वीडियो मिलती है, तो सभी से प्रैक्टिस कीजिए। किसी एक वीडियो पर या फिर किसी एक चैनल पर आप स्टडी मत करना, क्योंकि आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, वैरायटी बहुत मिलेगी। हार्ड लेवल मिलेंगे, मीडियम लेवल मिलेंगे, एंड थोड़े से इजी लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सभी से तैयारी करिए, जितनी तैयारी हो सके उतनी तैयारी करिए, और अपने एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करिए। और जितने क्वेश्चंस आपसे खुद से बन रहे हैं उनको भी अंडरलाइन करते चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं फिर। थैंक यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।